अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको कुछ नई खबरें देंगे, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से मुतालिक। आपको मालूम ही है आइंदा आने वाला हफ़्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहमियत का हामिल हफ़्ता होने जा रहा है, क्योंकि कुछ अहमियत के हामिल ही मुकदमात आइंदा हफ़्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से लेकर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आइनी दरख्वास्तों तक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आइनी दरख्वास्तों से लेकर फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों तक कई अहम मुकदमात पर समाअत होगी। और सबसे अहम बात, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत है, बिलखसूस कमरा अदालत नंबर 1, जहाँ पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठा करते हैं, जो सबसे बड़ा कमरा अदालत है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ की अदालती कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ना सिर्फ बनाई जाएगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी करने का भी फ़ैसला किया गया है। उसकी तफसीलात आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसको। आपको मालूम ही है जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने गैर आइनी करार दे दिया था, और न सिर्फ उसे गैर आइनी करार दिया था बल्कि कुछ सेक्शंस भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दी थी, अल्ट्रा वायरी करार दे दी थी। अब जो इंट्रा कोर्ट अपील्स हैं वो हम आपको बता चुके हैं गुज़िश्ता 2 से 3 वीडियोज़ में कि कितनी इंट्रा कोर्ट अपील्स फ़ाइल हुई हैं। वफाकी हुकूमत के अलावा कितने इदारे हैं जिन्होंने फ़ाइल की हैं, सूबाई हुकूमतें भी पेश हैं। इवेंचुअली अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ़ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी उस कमेटी ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की रोशनी में आई है सामने बेंचेस की तश्कील के हवाले से, उसने एक बेंच तश्कील दिया है और वो बेंच बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस बेंच में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा नहीं है। उस बेंच को हेड कर रहे हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत है। यानी कुल 6 जजेस पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच बनाया गया है, 5 जजेस के उस फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए। और हैरान कुन तौर पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ख़ुद को इस बेंच से अलग किया है, इज्तनाब कर रहे हैं शायद फाजिल चीफ़ जस्टिस साहब किसी भी ऐसे बेंच में बैठने से जो अपेरेंटली मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक़ केसेस उसके सामने मुकर्रर हों। और माजी करीब में हम देखते रहे हैं, माजी करीब में भी नहीं बल्कि एक तवील अर्सा पहले, जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा एक आम जज थे, एक सीनियर जज और एक आम जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे थे, उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनकी एक लाइन थी या एक उनका स्टांस था, अब वो स्टांस उनका तब्दील होता नज़र आ रहा है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ऐसे फ़ैसलों या ऐसे केसेस से ख़ुद को अलग कर रहे हैं या इज्तनाब कर रहे हैं उन बेंचेस में बैठने से जो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से लिंक्ड हैं। अब फ़ौजी अदालतों का आप केस देख लें। सबसे पहले तो जस्टिस उमरता बंदयाल ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, और जब ये सिविलियंस का जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, एक साबिक चीफ़ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा, उन्होंने चैलेंज किया था, और इसके अलावा बैरिस्टर एतजाज़ एहसन और कई फ़रीक आए थे, दरख्वास्त गुजार आए थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्तें दायर की थी। जस्टिस उमरता बंदयाल ने उन समाअतों पर एक लार्जर बेंच बनाया था 9 जजेस पर मुश्तमिल, जिसमें उनके अलावा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शामिल थे। और पहली ही समाअत पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह जवाब पेश किया क्यों कर ये बेंच तश्कील दिया गया है 3 रुकनी कमेटी से मुशावरत किए बगैर, क्योंकि उस वक्त वो ये समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बेशक उसके ऊपर अदालत हुक्म इम्तना दे चुकी है, मगर वो कानून मौजूद है और उस कानून के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी ने यह तय करना है कि कौन सा बेंच कौन से मुकदमात की समाअत करेगा। और इस केस में, फ़ौजी अदालतों वाले केस में, जस्टिस बंदयाल ने अज़ खुद ये फ़ैसला किया और बेंच तश्कील दिया। लिहाजा इस बुनियाद पर दोनों फाजिल जजेस बेंच से उठ गए और उन्होंने समाअत से मादरत कर ली, और 9 रुकनी लार्जर बेंच में से 7 बचे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाद में ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया जब ये एतराज़ हुकूमत की जानिब से आया कि वो जवाद ख्वाजा साहब के रिलेटिव हैं जो मेन पटिशनर है इस केस में, लिहाजा उनका इस केस में बैठना बनता नहीं है, उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया। पीछे बचे 6 जजेस। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 जजेस ने एक तवील दौर समाअतों का किया, मगर मामला कंक्लूड नहीं हो सका। जस्टिस बंदयाल वाज रिलक्टेंट टू डिसाइड दिस केस, और फिर
जब वो रिटायर हो गए, जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस को रिज्यूम किया, हेयरिंग को। सिर्फ बंदयाल साहब नहीं थे, बाकी बेंच मौजूद था, वही था, और पहली ही समाअत पर 1 घंटे के बाद फ़ैसला महफूज किया और सुना दिया। अब तवक्को ये की जा रही थी, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का वो जवाज़ भी बाकी नहीं रहा। अब तो काजी फ़ाइज़ ईसा भी इस बेंच में बैठ सकते हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से मैं भी ये दावा किया करता था जब उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार की कि सिर्फ यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून न मानते हुए उनसे मुशावरत नहीं की, इस वजह से वो बेंच में नहीं बैठ रहे, अदरवाइज़ ही वुड हैव सिट इन द बेंच। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद ख़ुद को क्यों कर अलग कर लिया है, अलहदा कर लिया है और इस बेंच में नहीं बैठे। अब बहुत सी क्या सराहियाँ हो रही हैं। एक सेगमेंट जो है वो ये समझता है कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ऐसा फ़ैसला नहीं देना चाहते या ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहते जिससे ये तासुर मिले कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। ये अब कुछ सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और कुछ जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ख़ुद अलहदा इस वजह से हो रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को लेकर अभी कोई ऐसा फ़ैसला देना नहीं चाहते। शायद इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़ी अभी वो मोल नहीं लेना चाहते, हो सकता है ये भी एक वजह हो। और दूसरी जानिब जो एक पैगाम मुझे नज़र आ रहा है इसमें वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इस वक्त एक सर्द जंग जारी है, एक चपकलिश है, उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किसी भी तरीके से फ़रीक बनना नहीं चाहते। गो के हमारे इसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस भी हैं, हम माजी में भी बात कर चुके हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनसफ़ आला के तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए और मुल्क में जो लाकानूनियत अपेरेंटली हो रही है उसका नोटिस तो ज़रूर लेना चाहिए। तो इंसाफ होना चाहिए, चाहे किसी को भी वो इंसाफ मिले, मगर इंसाफ होना तो चाहिए। बहरहाल ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का इस्तेहक़ाक़ है, वो किसी बेंच का हिस्सा बने किसी का ना बने। 2 दीगर मुकदमात हैं जिनमें वो ख़ुद सरबराही कर रहे हैं। एक शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की बरतरफ़ी का केस है, उनकी जो आइनी दरख्वास्तें उन पर भी वो समाअत करने वाले बेंच को हेड कर रहे हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच है, उस बेंच पर भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि अब माजी में जो इल्ज़ाम जस्टिस उमर ताब बंदयाल पर लगाया जाता था हम ख़यार और लाइक माइंडेड जजेस का, अब वही काम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दोहरा रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है जब इंतख़ाबात का केस था और उस इंतख़ाबात के केस में काफ़ी आपको मालूम होगा जजेस के दरमियान ख़त व किताबत होती थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पेश हुआ करते थे और उन्होंने एक ख़त के अंदर ये बात कही थी कि चीफ़ जस्टिस उमर ताब बंदयाल सीनियर जजेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं बेंचेस की तश्कील में और जूनियर जजेस को उन पर फोकियत दी जा रही है सीनियर जजेस पर। उनकी मुराद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अपने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को बेंच में शामिल न करने से मुताल्लिक़ थी। अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस जो एक तारीख़ी गलती करार देते हैं हमारे जजेस साहिबान, वकला और भी सियासी जमातें कि ये एक सियासी एक अदालती कत्ल था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। उस केस पर उन्होंने इवेंचुअली एक काम अच्छा किया कि उस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना कैथारसिस करने को तैयार है। मगर यहाँ पर भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया है, ना उसमें जस्टिस इजाज़ुल हसन को शामिल किया गया है, ना ही जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला तो चले खैर सीनियर भी नहीं है और वो तो ख़ुद ख्वाहिशमंद भी नहीं थे हमारी इतलात के मुताबिक इस बेंच में बैठने से। मगर क्यों कर अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा माजी में जो बात किया करते थे अब उसके बरखिलाफ़ ख़ुद वही काम कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल उठता है। दूसरी जानिब कई और भी बेंचेस बन रहे हैं, उनमें भी हम देख रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर इन आप कह सकते हैं पर्टिकुलर और जस्टिस इजाज़ुल हसन उनको बेंचेस में शामिल नहीं किया जा रहा। एक और ख़बर हमने आज रात को आपको दी थी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुताल्लिक़। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो आइनी दरख्वास्तें हैं ना सिर्फ उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, मैंने आपको 2 रोज़ कबल एक वीडियो में ये बात बताई थी कि जो जस्टिस इजाज़ुल हसन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है, जो जिस दरख्वास्त में मियाँ दाऊद जो मेन उनके ख़िलाफ़ शिकायत कुनंदा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने जस्टिस इजाज़ुल हसन पर एतराज़ात उठाए थे और कहा था कि जस्टिस इजाज़ुल हसन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उस कार्रवाई का हिस्सा न बने और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंच जो भी तश्कील दिया जाए उसका हिस्सा ना बने। और उनके ऊपर जो एतराज़ात उठाए गए उन एतराज़ात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा गया। मैंने आपको जो ख़बर दी थी वो यही दी थी
कि जो मुमकिना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्तें उनके साथ क्लब की जाएगी। ना सिर्फ गुजरांवाला बार की उस दरख्वास्त को जो उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हक़ में दायर की है, बल्कि मियाँ दाऊद साहब उनकी भी दरख्वास्त को उसके साथ लगा दिया जाएगा जो जस्टिस इजाज़ुल हसन के ख़िलाफ़। और हमारी इतलात के मुताबिक उन दरख्वास्तों को भी नंबर लगा दिए गए हैं और उनको भी अब सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 13 तारीख को बताया जा रहा है कि समाअत होगी और ग़ालिबन 15 दिसंबर को समाअत होगी। 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उस बेंच को हेड कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल भी हैं। और ये जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है इसके ऊपर भी बहुत से लोग हैरान हैं और बात कर रहे हैं कि क्यों कर ये 3 रुकनी बेंच के सामने लगाया गया है, जबकि लार्जर बेंच इस केस को उसको सुनना चाहिए। माजी में हमने देखा है जजेस साहिबान के जो रेफरेंसेस हैं उनके ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्त हैं उन पर लार्जर बेंच तश्कील दिए गए। हो सकता है इनिशियली एक 3 रुकनी बेंच बनाया गया, उसके बाद फिर इसमें मज़ीद थोड़े से मामलात आगे बढ़ें तो इसको लार्जर बेंच कर दिया जाए। अभी देखते हैं इसके ऊपर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का क्या स्टांस होता है। वो क्या इस बेंच को कबूल करते हैं, मंजूर करते हैं, या फिर इसके ख़िलाफ़ कोई नया एक ख़त लिखते हैं या दरख्वास्त देते हैं। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अब इस बेंच के ऊपर भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये वही जजेज़ हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मौक़िफ़ की तायीद की थी और जो पार्लिमान का हक़ है कानून साज़ी का उसको तस्लीम किया था, चाहे वो कानून साज़ी सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ ही क्यों ना हो। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उस कानून की मुखालफत की थी। अब जिन्होंने उसकी मुखालफत की थी उसके ख़िलाफ़ केस है और जिन्होंने हिमायत की थी वो उस केस को सुन रहे हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब जो आइंदा आने वाला हफ़्ता है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है और मैं आपको बार बार इस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि अब आगे आने वाला जो हफ़्ता है उसमें बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो कहाँ खड़ी है और आइंदा आने वाले चंद माह में वो क्या करेगी, इस बात का तयन भी इस हफ़्ते में हो जाएगा। और जो फ़ौजी अदालतों का केस है वो बड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अहमियत का हामिल है इस ज़मन में, क्योंकि ये जो बेंच है इस बेंच के ऊपर तो आप इस सेंस में एतराज़ नहीं कर सकते। बड़ा ही एक बैलेंस्ड बेंच है। इसमें अब आप देख लें कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ना सिर्फ ख़ुद को इससे अलग किया है बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच में शामिल नहीं है, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल भी इस बेंच में शामिल नहीं है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी हैं, जस्टिस मुसरत इलाली हैं और जस्टिस इरफान सादत हैं। तो देखते हैं कुछ भी मेरी अभी वकीलों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस बेंच से। हो सकता है कि उस अदालती फ़ैसले को बरकरार रख दें, हो सकता है उस अदालती फ़ैसले को पार्शली बरकरार रखते हुए जो सेक्शंस हैं आर्मी एक्ट की उनको बहाल करने का हुक्म दे दिया जाए और जो सिविलियंस का ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में उसको गैर आइनी ही करार दिया जाए। मगर उसके लिए फिर उनको शायद जो आइनी जो कानून के सेक्शंस हैं उनको भी छेड़ना होगा। तो बहरहाल बड़ा ट्रिकी सा ये मामला है, देखते हैं इसमें क्या होता है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब तो ख़ुद वो जैसे कहते हैं ना दूध से मक्खी की तरह अलग हो गए और निकल आए हैं बाहर और एक नई कंट्रोवर्सी में एंटर हुए बगैर ही वो बच निकले हैं। मगर इस पर भी अब बहुत से लोग मोतरज़ हैं कि क्यों कर बतौर चीफ़ जस्टिस उन्होंने इस बेंच की सरबराही करने से अलहदगी इख्तियार की, इज्तनाब किया। उनको तो चाहिए था कि वो बैठते और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों के, कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी है। माजी में काजी फ़ायज़ ईसा इसी से मुतालिक एक केस का फ़ैसला दे चुके हैं 2015 में और उनके साथ उस वक्त जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, दोनों की राय इख्तिलाफ़ी थी मगर उन दोनों ने ही फ़ौजी अदालतों का जो क़याम है उसको गैर आइनी करार दिया था। और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, इस वजह से शायद काजी फ़ायज़ ईसा साहब फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी ख़ुद को अलग कर रहे हैं। जो इसके अलावा जो बड़ी ख़बर है आइंदा हफ्ते से मुतालिक ही, वो बल्कि अदालती तारीख़ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब मंडे से बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अदालती कार्रवाई होगी उसको बराह रास्त तो नशर नहीं किया जाएगा मगर उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो पब्लिक कर दी जाएगी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उस पर जारी कर दी जाएगी। एक 2 रुकनी कमेटी बनाई थी, फुल कोर्ट मीटिंग के नतीजे में कायम की गई थी एक 2 रुकनी कमेटी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल, जिसने ये तय करना था कि आया सुप्रीम कोर्ट की जो अदालती कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर किया जा सकता है या उससे मुतालिक सिफारिशात मुरतब करने के लिए वो कमेटी कायम की गई थी। और 17
सितंबर को, जिस रोज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बतौर चीफ़ जस्टिस, पहला दिन था उनका सुप्रीम कोर्ट में, और अदालती समात से पहले ही एक फुल कोर्ट की मीटिंग हुई थी। उस फुल कोर्ट की मीटिंग में अक्सरियती फ़ैसला ये था कि एक कमेटी कायम की जाए और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया गया था। अब उस 3 रुकनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है और ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की बजाय उसकी रिकॉर्डिंग करने का कहा है, और रिकॉर्डिंग अदालती कार्रवाई का जब वक्त ख़त्म हो जाए, जब वो एक आप कहते हैं कि सेशन ख़त्म होता है अदालती सेशन, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर जारी करने का कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि उस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि अभी इनिशियली ये सिर्फ़ और सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रूम है, कमरा अदालत है, वहाँ तक महदूद होगा। सिर्फ वहाँ की अदालती जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और उनको पब्लिक किया जाएगा। अदरवाइज़ मामलात जब आगे बढ़ेंगे इसको एज अ टेस्टर देखा जाएगा कैसे नताइज आते हैं, और उसके बाद फिर दीगर कोर्ट्स रूम में भी इसको फैलाया जाएगा। बज़ाहिर ये एक अच्छी चीज़ है, इससे शफाफियत आती है, और जो शफाफियत का अंसर है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं और बाद में जजेस साहिबान कहते हैं कि हमने ये बात नहीं की थी, तो हमारे लिए भी इस हद तक आसानी होगी। एक तो हम चेक कर सकेंगे कि आया ये बात ऐसे ही थी, कहीं हम गलत तो नहीं थे, और दूसरा अगर हम पर कोई बात की जाती है तो हम उसको साबित भी कर सकते हैं कि ये बात कमरा अदालत में हुई थी। अब देखना ये होगा कि 2-3 अहम मुकदमात हैं आइंदा हफ्ते जो कमरा अदालत नंबर 1 में उनकी समात है। एक तो सबसे अहम 9 रुकनी लार्जर बेंच समात करने जा रहा है मंगल के रोज़, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस है उसकी, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली अब उसकी भी लाइव तो नहीं बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग होगी और फिर पब्लिकली उसको भी देखा जा सकेगा, उन प्रोसीडिंग्स को भी। इसके अलावा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भले ही वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक है मगर वो आज की इस्टेब्लिशमैंट नहीं है। शायद इसी वजह से काजी फायज़ साहब जो हैं उनका फोकस आजकल सबका इस्टेब्लिशमेंट पर है, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद तक वो आज की इस्टेब्लिशमेंट को क्यों कर एड्रेस नहीं कर रहे, ये बात समझ से बालातर है। हम ये नहीं कह रहे कि आप करें एड्रेस उनको, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम चीज़ नज़र तो आनी चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, एक स्टांस आपका होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं, काजी फायज़ साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आगे चल कर क्या होता है ये आइंदा आने वाले हफ्ते में हमें वाज़ेह हो जाएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।